नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या भारत से कोई राज्य अलग हो सकता है? 1967 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है तमिल हरासम। इस व्यक्ति ने तमिलनाडु के अलग होने की मांग की और कहा कि तमिलनाडु को अलग होने के लिए अगर गुरिल्ला युद्ध भी करना पड़े तो तमिल लोगों को गुरिल्ला युद्ध करना चाहिए। 1967 में यह बयानबाजी थी और उसके बाद हुआ क्या कि एक प्रकाशन है कलागम पथिकम गृह, एक प्रकाशन है ये, और इसने क्या किया कि इसी के शब्दों को जो है इस्तेमाल किया अपने एक बुक में। और फिर तमिलनाडु सरकार ने इस प्रकाशन के खिलाफ जो है राजद्रोह का आरोप लगाया। मामला मद्रास हाई कोर्ट में गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर तमिलनाडु के अलग देश की मांग की जा रही है तो यह कोई राजद्रोह नहीं है बल्कि एक मानसिक विक्षिप्तता है, मतलब कि मानसिक रूप से वह अस्वस्थ है, यह एक बड़ा कारण हो सकता है, ना कि जो है राजद्रोह का मामला यह बनता है। फिलहाल थोड़ा सा सिनेरियो समझेंगे कि क्या भारत के राज्य, जो कि आपके आर्टिकल 1 में अनुच्छेद जब आप 1 पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो भारत के लिए एक यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ का प्रयोग किया गया है। तो क्या इस संघ से कोई राज्य अलग हो सकता है? ये जो 28 राज्य बने हुए हैं भारत के, इन 28 राज्यों का जो संघ है उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या इस संघ से कोई राज्य अलग हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि ये जो यूनियन है किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ये जो यूनियन है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और भारत के जो यूनियन है उसकी तुलना शरीर से की गई है और ये जो राज्य हैं यह शरीर के अंग की भांति प्रतीत होते हैं। मतलब कि जिस प्रकार ये हाथ है, नाक है, कान है, पैर है और ये पूरा शरीर यूनियन है, और जिस प्रकार इस शरीर से ये हाथ, ये नाक, ये कान, ये मुख, कोई भी अंग अलग नहीं हो सकता, उस प्रकार यूनियन से कोई राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता। तो खैर मामला क्या है, पूरा मामला आपको पढ़ करके हम बताते हैं एक स्लाइड में। ये मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु के अलग देश की मांग की जा रही थी। एक प्रकाशन है उसने जो है अपनी बुक में अलग जो है इस प्रकार के कंटेंट छापे जिसमें जो है तमिलनाडु को अलग देश की मांग के रूप में दिखाया गया। मामला हाई कोर्ट जाता है, मद्रास हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं डी भारथा चक्रवर्ती। डी भारथा चक्रवर्ती ने कहा कि अगर कोई अलग देश की मांग कर रहा है तो यह राजद्रोह का मामला नहीं बल्कि उसकी जो है मानसिक विक्षिप्तता का कारण है। फिलहाल थोड़ा सा देखिए जरा, अलग देश की मांग राजद्रोह नहीं। मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वर्तमान संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मानसिक स्वास्थ्य पर एक जो है नई और स्पष्ट दृष्टि हम जो है इसमें डालेंगे। आज के समय में ऐसी मांग सिर्फ एक जो है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। हाईकोर्ट का कहना है कि इस प्रकार की अगर कोई मांग कर रहा है तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से विकलांगता है और मानसिक समस्या उसमें है, तब जाकर के इस प्रकार की मांग कर रहा है। क्योंकि भारत एक यूनियन है और भारत एक अखंड यूनियन है, किसी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप, किसी प्रकार का बदलाव और किसी प्रकार का जो है राज्य उससे अलग नहीं हो सकते हैं। यह देशद्रोह नहीं, ऐसी बातें अधिक से अधिक नाराजगी पैदा कर सकती है। एक खैर न्यायमूर्ति जो है मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डी भारथा चक्रवर्ती का कहना है। अब एक चीज जरा समझिए, आप एक चीज जरा समझें, आप यहां पर एक चीज जरा समझें, यहां पर मामला क्या है। थोड़ा सा मामला हम बताते हैं कि एक किताब एक विचारधारा कानूनी लड़ाई तक का सफर। तो यहां पर हुआ क्या कि 1967 की बात है, फिर उसके बाद 2014, 2019, 2022 सारा कुछ जो है सिनेरियो में हम लोग देखेंगे। तमिल हरासन ये नाम का व्यक्ति है और अलग जो है तमिलनाडु तथा अलगाव के लिए गुरिल्ला युद्ध की मांग कर रहा है। कौन नाम है इसका? नाम क्या है? तमिल हरासन। तमिल हरासन नाम का व्यक्ति 1967 में तमिलनाडु के अलग देश की मांग कर रहा है। फिर क्या है? कलागम पथिपगम द्वारा इस विषय पर किताब का प्रकाशन, वर्तमान लेखक की मृत्यु हो गई। समझिएगा जरा, ये जो प्रकाशन है इस लेखक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इस प्रकाशन ने अपने बुक में इस कंटेंट को छापा जो तमिल हरासन नामक व्यक्ति है उसके कंटेंट को छापा कि अगर तमिलनाडु को भारत से अलग होना है तो उसके लिए गुरिल्ला युद्ध भी करना पड़े तो गुरिल्ला युद्ध करना चाहिए तमिलनाडु के लोगों को। और इसी कंटेंट को जो छापा गया तो बाद में जो है आईपीसी की धारा 124 के अंतर्गत राजद्रोह का आरोप दर्ज किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा उस प्रकाशन पर। 2022 का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश भर में राजद्रोह से संबंधित सभी मुकदमों पर जो है कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है।
फिर ये मामला जो है 2024 में 2026 में अब जो है किसके समझ पड़ता है, मद्रास हाईकोर्ट के समझ पड़ता है। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ये जो राजद्रोह का मामला लगाया गया है, राजद्रोह का मामला ठीक नहीं बल्कि ये मानसिक समस्या का मामला है, ठीक है ना। अब यहां पर जरा देखना आप कि राज्य क्या तर्क दे रही है और प्रकाशक जो है क्या तर्क दे रहे हैं। प्रकाशक अपने बचने के लिए तर्क देगा और राज्य सरकार इसलिए तर्क देगा कि भाई यह राजद्रोह है ना। किताब में सीधे तौर पर देश के विभाजन की बात की गई है। फिर उसके बाद गुरिल्ला युद्ध को अपनाने का उल्लेख स्पष्ट रूप से सरकार के खिलाफ घृणा तथा राजद्रोह की श्रेणी में आता है। ये सरकार का कहना है, तमिलनाडु सरकार का कहना है। फिर उसके बाद जरा देखना यहां पर प्रकाशक का तर्क क्या है कि मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले से ही समान किताबों के मामले में राजद्रोह की कार्रवाई रद्द कर चुकी है। ये प्रकाशक का कहना है। फिर यह केवल इतिहास का दस्तावेजीकरण है, घृणा फैलाने का प्रयास नहीं है, ये प्रकाशक का कहना है, ठीक है ना। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को हमने समझ लिया। अब यहां पर जरा देखें समय के चश्मे से कानून की व्याख्या। राजद्रोह का सार लिखित और दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार के प्रति घृणा, अवमानना तथा असंतोष भड़काना। किसी भी कृत्य को केवल शब्दों के आधार पर शून्य में नहीं आंका जा सकता, इसे वर्तमान समसामयिक तथा माहौल और समय के आलोक में देखा जाना ज्यादा प्रासंगिक है, ये हाईकोर्ट का कहना है। अब यहां पर जरा देखें आप, यहां पर थोड़ा सा हम सामाजिक संदर्भ में एक 1967 का दौर बनाम आज का दौर देखते हैं। तो 1967 का दौर था, अलगाववादी भाषण दिया गया तमिल हरासम नामक व्यक्ति के द्वारा। और फिर आज का जो दौर है तो अच्छा उतने समय जो है अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं देश के ऊपर एक प्रकार का जो है संकट मंडराता है। लेकिन आज का जो दौर है यह एकजुटता का दौर है, यह यूनिटी का दौर है, यह अखंडता का दौर है, यह भारत सरकार के जो है अखंडता का दौर है। अब भारत का जो दिल है उसमें सारे लोगों का जो है दिल दिमाग एक करके बैठे हैं, है ना। उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो यहां एकजुटता मतलब कि भारत एक राष्ट्र के रूप में दिल और आत्मा पूरी तरह एकजुट है। निष्कर्ष इतिहास में जो हुआ उसे मात्र दर्ज करना, घृणा भड़काने की कोशिश नहीं माना जा सकता। ये जो है आज का परिदृश्य है। अब एक चीज समझना, आप एक चीज यहां पर समझे, अंतिम फैसला असहमति, नाराजगी और मानसिक अस्वस्थता का। मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित दोनों प्रकाशकों के खिलाफ राजद्रोह का मामला एफआईआर दर्ज किया गया, तत्काल प्रभाव जो है से रद्द किया गया। फिर उसके बाद न्यायालय का अहम टिप्पणी, वर्तमान में आधुनिक समय में भारत में ऐसी अलगाववादी बातें करने वाले व्यक्ति को देश के लिए खतरा नहीं माना जाएगा। ऐसे विचार राष्ट्र विरोधी साजिश कम और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या अधिक है। ऐसी टिप्पणी केवल नाराजगी पैदा कर सकती है और राजद्रोह पैदा नहीं कर सकती है। अब एक चीज समझना जरा, अगर मैं कहूं कि भाई अपना जो प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारा सा संविधान है, इस प्यारे से संविधान में जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, क्या आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, तो इस आर्टिकल 1 में आपको एक चीज मिलेगा, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा यूनियन, और ये जो यूनियन है ना, ये पूरे भारत के राज्यों से मिलकर के बना है, पूरे भारत के राज्यों से मिलकर के बना है। और ये जो भारत है, ये जो यूनियन है, इस यूनियन के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, संघ, हिंदी में संघ। और इसकी जो तुलना की जाती है शरीर से तुलना की जाती है। और ये जो राज्य है ना, सब जिन राज्यों से मिलकर के अपना यूनियन बना हुआ है, ये राज्य क्या है, शरीर के अंग हैं, शरीर के क्या है, अंग हैं। जिस प्रकार शरीर से अंग नहीं अलग हो सकते, उस प्रकार संघ से, यूनियन से राज्य नहीं अलग हो सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि कोई समझौते का परिणाम नहीं है। और बाकी तमाम ऐसे पश्चिमी विचारक हैं, उनका कहना है कि जो यूनियन होता है वह जो है एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। और जिस प्रकार शरीर से अंग नहीं हो सकते अलग, उसी प्रकार जो है यूनियन से राज्य नहीं अलग हो सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।